नमस्कार दोस्तों, श्री क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के करंट अफेयर्स को देख रहे थे, जिसमें कि राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट वन को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट टू से शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, देखिए इसके बारे में खबर है। ये क्या है, 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है। तो सबसे पहले ये पूछ सकता है किस दिनांक को किया है, तो 11 दिसंबर 2021 को। कहाँ से किया हुआ है, बलरामपुर जिले से। और कौन किया हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। यह देखिए क्या है, यह उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया। तो जो घाघरा नदी में मानसून के समय जो ज्यादा पानी हो जाता है, उसको क्या किया गया, उसको उपयोग करने के लिए इस नहर की शुरुआत की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना। इसमें देखिए इस परियोजना के तहत 5 नदियों, कौन कौन सी नदियां हैं? घाघरा नदी, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। इन नदियों को क्या है, आपस में जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस परियोजना के तहत, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत क्या है, 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। और कौन कौन सी वो 5 नदियां हैं, ये पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए दे सकता है। तो आप एक बार देख लीजिए, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इनको आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और यह परियोजना 3 चरणों में संचालित होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस परियोजना को वर्ष 2012 में क्या किया गया, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। यह परियोजना क्या है, 14.04 लाख हेक्टेयर जो है खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए क्या करेगी, जल उपलब्ध कराएगी। और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले कौन कौन से? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एवं महाराजगंज। इन जिलों में क्या करेगी, ये जिले से क्या होगा, इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए एक न्यूज है, महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। महोबा जिले में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यह 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संकट के समाधान के लिए इन परियोजनाओं का क्या किया था, उद्घाटन किया। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं देख लीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि महोबा में कौन कौन सी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को 19 नवंबर 2021 को उद्घाटन इसका किया था, कौन कौन सी परियोजना। तो इसमें कौन से? अर्जुन सहायक परियोजना है, रतौली बियर परियोजना है, भावनी बांध परियोजना है, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर, देखिए हुआ तो इनका उद्घाटन किया गया था, जो है महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का किया गया था, लेकिन इससे लाभान्वित हुए जो जिले होंगे, कौन कौन से होंगे? महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर, ये इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद देखिए झांसी में उद्घाटित परियोजना। झांसी में फिर देखिए 19 नवंबर 2021 को झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जिसमें 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो झांसी जिले में किया गया है। कब किया गया था? 19 नवंबर 2021 को। और किसने किया हुआ था? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको किया हुआ था। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। तो एक अटल एकता पार्क का भी इन्होंने उद्घाटन किया। इसका नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने बनाया हुआ है। तो ये इस प्रतिमा को कौन बनाया हुआ है? राम सुतार ने इसको बनाया हुआ है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है, इंडिया स्किल रिपोर्ट। नेक्स्ट खबर है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो कब जारी किया गया? 9 दिसंबर 2021 को। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों के बारे में ये रिपोर्ट जो है क्या किया गया है, जारी किया गया है। इस पर इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट दो पृथक गतिविधियों, कौन कौन सी दो पृथक गतिविधियां? वी वॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। इसमें दो पृथक गतिविधियों का क्या किया गया, के आधार पर इसको क्या किया गया, एक तरह से तैयार किया गया। आप ध्यान रखें, पूछ सकता है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट आई थी, उसमें कौन सी दो पृथक गतिविधियां शामिल थी। तो कौन सी शामिल थी? वी वॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें क्या, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, वी वॉक्स, पीपुल स्ट्रांग और भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। ये तीन की संयुक्त पहल है, जिसकी वी वॉक्स
और पीपल स्ट्रांग और उसके बाद जो है भारतीय उद्योग परिसंघ की ये क्या है, संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एमएसडीई, सन स्टोन एड यूनिवर्सिटी, एएसएपी, केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई। तो जो ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी है उसमें क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और यह क्या है, वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर 2022 में कितना हो गया, 46.2%। ये आप ध्यान रखेंगे कि समग्र नियोजनीयता कितना बढ़ गई है, 46.2% होगा। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में ये कितना हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, इसमें जो और चीज क्या है, इसमें देखिए उच्चतम नियोजनीयता वाले 5 शीर्ष राज्य कौन से, क्रम मिलाने को दे सकता है। तो सबसे ज्यादा देखिए नियोजनीयता कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद केरल है, फिर पश्चिम बंगाल है, ये फिर कर्नाटक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है, ये अलग से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का समग्र नियोजनीयता में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है, कितना परसेंट है, तो 65.2% है। महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे है, ये 66.1% है। फिर दूसरे पे देखिए उत्तर प्रदेश हम डिस्कस कर ही लिए हैं, केरल है 64.2%, पश्चिम बंगाल 63.8% और कर्नाटक कितना है, कर्नाटक है 59.3%। ध्यान ये रखना है कि अक्सर केरल नंबर 1 पे रहता है, तो लोग केरल टिक कर सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है 66.1% और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तब केरल का स्थान आता है। इसी तरह से आप देखेंगे उच्चतम नियोजनीयता वाले 5 शीर्ष शहर, तो इसमें सबसे देखिए नंबर 1 पे पुणे है, ये आप ध्यान रखेंगे, फार्मा इंडस्ट्री के लिए फेमस है पुणे, मोटर उद्योग के लिए भी फेमस है। तो ये पुणे में देखिएगा 78.11% है, ये 78.11% पुणे है। उसके बाद देखिए लखनऊ। तो आप ध्यान ये रखना है कि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश भी था और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ 74.32%। इसके बाद देखिए त्रिवेंद्रम है, फिर कोलकाता है और बेंगलुरु क्या है, ये 56.48% है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान ये रखना, गलती कहाँ हो सकती है, बेंगलुरु को हम लोग कहीं ऊपर गेस कर सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छा शहर है तो ऊपर हो सकता है, या यहाँ पे ज्यादातर आईटी सेक्टर है तो ऊपर आ सकता है, ऐसा नहीं है। सबसे नंबर 1 पे पुणे है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर त्रिवेंद्रम है, फिर कोलकाता है और उसके बाद बेंगलुरु है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए इस रिपोर्ट में और कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% जो है पुरुष हैं और 33% क्या है, महिलाओं का योगदान है। वर्ष 2022 में महिलाओं की नियोजनीयता जो है, युवाओं की नियोजनीयता 47%, वर्ष 2021 में 41.25% तथा वर्ष 2022 में 51.44% दर्ज की गई। तो आप ध्यान रखेंगे 22 में जो है बढ़ के कितना हो गई है, 51.44% हो गई महिलाओं की नियोजनीयता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना ये 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत जो है पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है नदियों को जोड़ने के लिए, इसके तहत ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना में क्या किया गया, इसमें योजना के तहत जल अधिक अधिक केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो जो अधिक जल वाली नदी है केन नदी, उसका पानी कहाँ पे भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। और दोनों ही नदियां देखिए यमुना नदी की सहायक है। पूछ सकता है केन बेतवा किसकी सहायक है, तो ये दोनों नदियां किसकी सहायक है, ये यमुना नदी की सहायक है। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में क्या है, दौधन गांव में केन पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर के माध्यम से कहाँ भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो ये परियोजना में बांध कहाँ बन रहा है, ये केन नदी पर बन रहा है और किस गांव बन, दौधन गांव बन रहा है, छतरपुर जिला एमपी में, पूछ सकता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी का गठन किया गया है और ये एसपीवी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल जिसको बोलते हैं, और इसका विशेष प्रयोजन वाहन के तहत जो है इसका क्या किया गया है, ये गठन किया गया है। इसका क्या नाम है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की क्या होगी, सिंचाई होगी और लगभग 62 लाख की आबादी हो पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। और 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सौर ऊर्जा का भी क्या होगा, उत्पादन होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछेगा तो लोग हाइड्रो पावर का लगा सकते हैं लेकिन सोलर पावर गेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से, ये देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जिला लाभान्वित होगा, तो ये देखिए बुंदेलखंड का रीजन है, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर।
और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले होंगे? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, बिदसा, शिवपुरी और रायसेन। तो ये 9 जिले। तो टोटल 9 जिले किसके लाभान्वित होंगे? ये एमपी के लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ पे कैसे इनका भौगोलिक लोकेशन है। केन नदी क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है एक अंतर्राज्यीय नदी, मतलब ये दोनों राज्यों में बहती है। इसका उद्गम कहाँ पे? कटनी, कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिर गांवन गांव में है। कटनी जिले से निकलती है, अहिर गांवन गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें 292 किलोमीटर ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश, पारखेड़ा गांव में है। नेक्स्ट खबर जो है, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। ये दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप इंदौर जो कि मध्य प्रदेश के जिले हैं, यहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है, जिसमें इसमें से पुलिस कमिश्नर को कुछ स्पेशल पावर मिलती है, जिसमें कि पुलिस कमिश्नर के पास क्या होता है? देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि के प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो जो मजिस्ट्रेट की कुछ पावर होती है, इसमें क्या होता है? ये पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर हो जाती है, जिसके तहत वो सीधी कार्रवाई क्या कर सकते हैं? कुछ विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। इसमें देखिए सीआरपीसी, इसके अतिरिक्त जो है सीआरपीसी की धारा जैसे 107 है, 116 है, 144 है, 145 है, इसका क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। पहले इन धाराओं का क्रियान्वयन कौन करता था? जिला मजिस्ट्रेट करते थे। कि पुलिस कमिश्नर को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। कौन कौन से कानून एक बार देख लिए? पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1900, विष अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926। देखिए आपसे इतना नहीं पूछेगा इस तरह के पूरे पूरे कानून आपसे पूछे, बस मोटा मोटा आपसे जो कुछ बातें पूछी जा सकती हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ये वाला सेगमेंट आपसे पूछ सकता है और बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये भी आपसे पूछ सके कि अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो तो 144 जो कि बहुत चर्चित धारा है, पूछ सकता है कौन लागू करेगा? जिला मजिस्ट्रेट लागू करेंगे या पुलिस कमिश्नर लागू करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 4 जिलों में क्या है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। ये पूछा जा सकता है कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए लखनऊ राष्ट्रीय राजधानी, जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। दूसरा जो है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद वाराणसी में लागू है और कानपुर में लागू है। नेक्स्ट पर देखिएगा, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना। ये भारत की पहली जो है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना भी संचालित की जा रही है भारत में। इसमें देखिएगा, ये दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने एनर्जी ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या इसको ब्लूम एनर्जी बस बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसके पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई ब्लूम एनर्जी की है, के साथ क्या किया है? गठबंधन किया है। तो ये जो ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये ब्लूम एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। इसके साथ जो है एनटीपीसी ने गठबंधन किया है, किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के लिए। यह गठबंधन क्या करेगा? एनटीपीसी सिमहाद्री, ये आंध्र प्रदेश में है, इससे जो है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना हेतु ये गठबंधन किया गया है। ये सिमहाद्री में इस परियोजना को क्या किया जा रहा है? पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कहाँ पे? एनटीपीसी सिमहाद्री, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का चयन किया गया। तो 2 इसमें टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोलाइजर एक टेक्नोलॉजी है ब्लूम एनर्जी का, और दूसरा के हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी। इन दोनों का क्या किया जा रहा है? इसका उपयोग किया जाएगा इसमें। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। तो वहीं पे क्या लगा हुआ है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसकी एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग होगा और इससे क्या होगा? हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 केवी का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान इलेक्ट्रोलाइजर होगा। इसके तत्पश्चात के 50 केवी की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा। तो कार्बन उदासीन विद्युत का मतलब यहाँ पे ये है कि ये शून्य उत्सर्जन, मतलब कार्बन का कोई भी उत्सर्जन इसमें नहीं होगा जब हाइड्रोजन में इसको परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। तो देखिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है एक तरह से, इसमें क्या है कि ये हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए प्रयास
किया जा रहा है, जिसमें कि कोई भी कार्बन का उत्सर्जन न हो। तो जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट किया जा रहा है इसमें। यह परियोजना 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वो किया हुआ था कि 2070 तक हमको क्या करना है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है और लद्दाख को पूरी तरह से कार्बन शून्य क्षेत्र बनाना है। तो उसी के अनुरूप इस परियोजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा अधिनियम विधेयक को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम क्या हो गया, लागू करने का रास्ता तैयार हो गया है। अब ध्यान रखें, लोकसभा ने इसको पहले ही क्या किया था, पारित कर दिया था। और 13 दिसंबर 2021 को क्या हुआ, राष्ट्रपति की ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी इसको, और यह विधेयक क्या हुआ, नियमित हो गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन, रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। तो देखिए, ये एक तरह से आपदा प्रबंधन जो कि मेंस का पोर्शन होता है उससे भी रिलेटेड है। तो जो वहां पे आपदा प्रबंधन की बात आएगी तो वहां पे इस विधेयक की चर्चा की जा सकती है। देखिए, इसमें 2 राष्ट्रीय निकायों का गठन हो रहा है। कौन कौन से, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, पहली कौन सी राष्ट्रीय निकाय है, बॉडी है, ये राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, और दूसरा कौन सा है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। इन दोनों का भी इस अधिनियम के तहत क्या होगा, गठन होगा। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये केंद्रीय जल आयोग के अधीन जो है, केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन द्वारा जून 2019 में तैयार किया गया था। बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 के अनुसार क्या है, भारत में 5745 बड़े बांध हैं या तो निर्माणाधीन भी हैं। तो जो बड़े बांध हैं उनको, निर्माणाधीन बांधों को भी शामिल किया गया है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत का तीसरा स्थान है बांधों के मामले में। और इसमें से अधिकतर जो बड़े बांध हैं वो कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा 2394, और मध्य प्रदेश में है 906, और उसके बाद गुजरात में है 632। याद रखिएगा, क्रम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, ये बड़े बांधों का जो क्रम है भारत में। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज है वो पोंचम पोल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो पोंचम पोल्ली जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ये कौन किया है इसको, UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की महासभा का 24वां जो सत्र था, उसमें सत्र चल रहा था। ये 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य था। ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ये भी हो सकता है कि कहाँ पे घोषित किया गया, तो मैड्रिड स्पेन में ये सत्र चल रहा था, वहां पे इसका निर्णय लिया गया। तो इसमें क्या किया गया, इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 से क्या किया गया, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया। जिसमें भारत में किसको प्रदान किया गया, भारत में पोंचमपोल्ली गांव है, इसको क्या किया गया, इसका चयन किया गया है। और ये है कहाँ पे पोंचमपोल्ली, ये तेलंगाना में, तेलंगाना के नलगोंडा में। पहले आंध्र प्रदेश में था, क्योंकि अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तो कहाँ पे हो गया, ये तेलंगाना राज्य में हो गया है। पोंचमपोल्ली कहाँ पे, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में अवस्थित है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, पहले हम लोग आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं तो गलती ना हो, क्योंकि तेलंगाना अब अलग हो गया है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत का सिल्क शहर भी घोषित किया गया। तो ये साड़ियों के उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसको क्या, भारत का सिल्क शहर भी घोषित किया गया है। और इन साड़ियों को इकत नामक जो है अनूठी शैली में, इकत या इकट रहेगा, इकत या इकट, तो इसको नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। और पोंचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में क्या किया गया, भौगोलिक संकेत है, GI, जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्राप्त हुआ है इसको। देखिए, पोंचमपोल्ली ऐतिहासिक महत्व का भी गांव है। पोंचमपोल्ली गांव को जो है भूदान पोंचमपोल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय, जब 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव क्या कौन घोषित करता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इसके अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किनको मान्यता की जाती है, उन गाँवों को जो चाहते हैं कि उनके विकास का आधार क्या रहे, पर्यटन रहे, उनको ये मान्यता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को ने क्या किया, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया हुआ है। 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को ने क्या किया, पुरस्कृत किया है। ये सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुआ है। किन श्रेणियों में प्राप्त हुआ है, उत्कृष्टता अवार्ड प्राप्त हुआ है, और दूसरा सतत विकास विशेष पहचान अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये पूछ सकता है कि किसको यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने किसको सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया, तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को प्रदान किया। और किन श्रेणियों में प्राप्त किया है, तो एक तो
उत्कृष्टता, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और दूसरा क्या है, सतत विकास और विशेष पहचान के लिए प्रदान किया है। देखिए, अगर आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद।